आपको भेजा है लिंक। आप लोग चाहें तो उसको स्कैन करके और आ जाएं, शामिल हो जाएं। बहुत कम उसमें मैसेजेस होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, और सिर्फ मैं भेजता हूँ और बाकी सारे लोगों को जो भी डिस्कशन करनी होती है वो मुझे भेजते हैं। तो सारा लोड मेरे कंधों पे, आप लोगों को सिर्फ क्रक्स मिलता है। इट्स वेरी गुड मैनेज्ड। या तो हम कोशिश ये करते हैं कि सबके टाइम की को रेस्पेक्ट। बाकी तो ग्रुप इतने हैं जो 400 मैसेजेस आपको उसमें मिलते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं उसमें। फिर इस कम्युनिटी में हमने 2 3 4 और भी ग्रुप खोल दिए हैं। अगर किसी को कोई हेल्थ के हवाले से, हाँ हेल्थ के हवाले से है, पैक का है, एक मार्केट प्लेस भी खोल दिया है। उसमें कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा ज़्यादा, क्योंकि लोग बहुत सारे मैसेजेस चाहते नहीं हैं, लोग डरे हुए हैं मे बी। तो खैर अब हम चलते हैं, आ जाते हैं काम की बात के ऊपर। जो आज का टॉपिक है वो मैं अपना एक विजन आपको देना चाहता हूँ, और क्योंकि आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो, और यकीनन ये सब आपकी ही कहानी है। आप वो दूसरा वाला दिखाएगा, ये कनाडा अमेरिका का दिखाएं। ये देखिए 1975 से और अभी तक का है। आई एम श्योर कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब इससे पहले के होंगे, और इस पीरियड का डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ याद होगा। जब आप इन्फ्लेशन हिट कर रहा होगा, पाकिस्तान में हो या कनाडा में हो या अमेरिका में, जहां भी होंगे, कुछ ना कुछ आपको एक आइडिया इसका जरूर होगा। अब मैं आपको 2008 का याद है। 2008 का याद है? अच्छा ठीक है, हम चलते हैं 1970s से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में 71 में एक इंसिडेंस हुआ था। गर्मी हो रही है, मैं कोट उतार दूं। ये जो बातें हैं ना, ये बड़ी गरम होंगी तो मैं पसीने हो जाऊंगा। अच्छा, और आप ये बिल्कुल फॉर्मल नहीं है, आपको जो भी सवाल होता है वहीं मुझे रोकें और अपना सवाल भी करें, और अपनी कोई राय आपको देनी है, कोई अच्छी चीज आपको याद आती है कि हाँ इस जमाने में ये भी हुआ था, प्लीज वो भी ऐड करें, क्योंकि ये कोई फॉर्मल चीज नहीं है, ये जस्ट हमारी आपकी बातें हैं। आप ज्यादातर लोग जो है वो मैं देख रहा हूँ तो मुझे अपने अब्बू याद आ रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे वैसे ही ट्रीट करें। सॉरी जी, ये बुजुर्ग को सीनियर में लफ्ज कन्वर्ट कर लें। अच्छा इस पे बड़ा एतराज हो जाएगा। वैसे सीनियर में तो आप में से कोई भी लगता नहीं है मुझे। सब मुझे लग रहा है कि मेरे कंपटीशन के लोग हैं। जानना चाह रहा था मैं। हाँ नहीं, अपना पाकिस्तानी स्टाइल है ना अभी दिमाग में, बुजुर्ग टाइप का। अच्छा, वेरी वेल से। अब हम चलते हैं, ये थोड़ा सा हम इससे पहले जाएंगे। 70 में अगर हम जाएं तो आपको याद होगा 71 में मेरे ख्याल में, मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त, और आप लोग भी छोटे होंगे इंशाल्लाह। यूएस ने एक काम किया था, और वो बहुत बड़ा काम था। यूएस ने क्या किया था कि इस 70 तक जो है, 71 तक, उस टाइम तक डॉलर से पैच था। डॉलर जो है गोल्ड से पैच था, ठीक है ना, उसको कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस वक्त गोल्ड से जो पैच था यूएस डॉलर का वो खत्म किया था। किसी को याद है? याद नहीं मगर पढ़ा था। हाँ। और सबसे बड़ी बदमाशी जो थी वो यही थी। अब आप ये जरा सोचें, कॉमन सेंस की बात। हाँ, आप ये जरा सोचें, एक कागज हुआ करता था जो जिस पे लिखा होता था, और पाकिस्तान में भी होता था, हामिल लिहाजा को इतना अदा किया जाएगा, सेम वही हिसाब था। उन्होंने कहा कि भाई उससे पहले वो डॉलर, यूएस गवर्नमेंट जो थी वो डॉलर देने की मतलब मकरूज थी, या जो भी आप कह लें, उसकी ऑब्लिगेशन थी। उन्होंने कहा कि अब गोल्ड वोल्ड कुछ नहीं है, अब डॉलर ही सब कुछ है। तो आपका डॉलर एक कागज का टुकड़ा उस वक्त से दुनिया पे सुपर पावर बना हुआ है। लेकिन 70 में जब उन्होंने किया तो डॉलर जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है उनको हाई करना पड़ा, और उसकी रीजन क्या थी? ये इंटरेस्ट रेट का चार्ट है। उसकी रीजन ये थी कि इन्फ्लेशन ने हिट किया, तो 70s में और 80s में बहुत हाई इन्फ्लेशन था। तो आप ये देखिए कि ये 85 तक जो है वो इंटरेस्ट रेट उनको बहुत ज्यादा हाई करना पड़ा इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए। लेकिन 12 उन्होंने
इन्फ्लेशन को कवर कर लिया। अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज उन्होंने क्या की, और इसको बहुत गौर से समझिए, ये जो चीजें हैं ना, थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, हो सकता है कि मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताऊं, उसमें आप मेरी हेल्प कीजिएगा कि किसी को अगर याद हो तो। फिर कुछ इवेंट्स ऐसे आए, जैसे इन्होंने आपने ब्लैक गोल्ड का जिक्र सुना होगा। ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? ब्लैक ऑयल को। इन्होंने क्या किया है, फिर इन्होंने सऊदीया से या यूएई से, जिससे भी जो भी मुज़ाकरात उस वक्त हुए होंगे, एक एग्रीमेंट किया था जिसमें यह था कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, ठीक है, और आप जो है वो ऑयल जो है वो गोल्ड उसमें डॉलर में बेचे थे। तो सारा मिडल ईस्ट जो है वो, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उस वक्त क्या हुआ, आप में से किसी को अगर सही याद हो तो मुझे बताएं कि क्या क्या इवेंट्स रहे होंगे। लेकिन नटशल ये कि वो एक मुआहिदा ऐसा हुआ, उसके बाद डॉलर को पर लग गए। इनको वहां जाने का मौका मिल गया अपने आर्मी बेसिस लेके, वो एक पॉजिटिव इनके लिए हुआ। फिर डॉलर में, जब ऑयल डॉलर में बिकने लगा तो सबसे बड़ी सेल उस वक्त डॉलर की होती थी, वो ऑयल की ही होती थी। तो अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक और इवेंट आया, इन्होंने कहा, फिर इनके जो ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए। तो ये जो पेमेंट सिस्टम्स की मैं बात कर रहा था, ये मैंने खास तौर से बात की थी। इन्होंने एक पेमेंट सिस्टम बनाया जिसको की शॉर्ट फॉर्म है, अब मुझे नहीं पता लॉन्ग फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, लेकिन उसको स्विफ्ट कहते हैं, और मोस्ट ऑफ अस हम में से जानते होंगे कि स्विफ्ट क्या है। स्विफ्ट ट्रांजैक्शन में जो जी जी हाँ, एक ऐसा ट्रांजैक्शन है। आप लोग चाहें तो वो पीछे से वो कर लें, क्योंकि वो पीछे से धूप आ रही है, गर्मी हो रही है ना बाहर माइनस। हाँ, यहाँ तो अच्छी खासी गर्मी हो रही। तो खैर, वो स्विफ्ट आ गया। अब जब स्विफ्ट आया, स्विफ्ट क्या था? स्विफ्ट एक ऐसा निज़ाम है कंप्यूटर्स का, और रिस्ट्रिक्टेड कंप्यूटर्स हैं, उसमें कोई आम में है या आप नहीं उसमें जा सकते, वो सिर्फ बैंकों के थ्रू ही हो सकता है नेटवर्क। उसमें पेमेंट्स आपकी जो होती हैं वो सेटल होती हैं, ठीक है ना। तो छोटी पेमेंट्स भी, बड़ी पेमेंट्स भी, उनके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, उसमें वो सेटल करते हैं। अच्छा, जिस वक्त स्विफ्ट आया तो अब हम कोई चीज तेजी से अगर होती है तो उसको भी शायद स्विफ्ट कहते हैं। तो वो स्विफ्ट ने इतना तेज कर दिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की सेटलमेंट को कि दुनिया में डॉलर के सिवा, मतलब मुझे नहीं आइडिया कि 60-70% तक शायद ये इंटरनेशनल ट्रेड किसी वक्त गया होगा डॉलर का, यानी अच्छा खासा ट्रेड जो है वो डॉलर में होने लग गया। अब देखिए पॉइंट क्या है यहाँ पर, पॉइंट ये है मैं देता हूँ कि आप देख रहे हैं कि तकरीबन ये कुछ नहीं तो 82, 81, 82 से जो है ये इंटरेस्ट रेट जो है वो मुसलसल नीचे की तरफ आ रहा है। थोड़ा बहुत ये अपसाइड डाउन ये देखें, छोड़ दें, लेकिन ट्रेंड देखें आप, इट वाज ऑलवेज कमिंग डाउन अप टू 2019 और 2020, ठीक है ना। जब इसने यहां से आके दोबारा ये ऊपर का देख रहे हैं ना, ऊपर वापस नीचे आया, और जब दोबारा इसने ये ब्रेक किया, रफली इट वाज अराउंड 2021, जब इसने ये पॉइंट ब्रेक किया, मैं उस वक्त से कह रहा हूं कि अब ये ब्रेक करेगा। यानी मुझे 3-4 साल हो गए इस बात को लोगों को बताते बताते कि देखिए जी ये इंटरेस्ट रेट जो है अब सिनेरियो चेंज हो गया। अच्छा, अब इसका जो लोग कहेंगे कि भाई, मुझे भी ये बात पहले नहीं समझती, अब समझ में आई है कि भाई ये नीचे आ रहा है तो क्यों, रीजन क्या हुई इसकी। ये ऑल दीज इयर्स, कोई कुछ नहीं तो 40-45 साल जो है इंटरेस्ट रेट नीचे क्यों आता गया। अच्छा, एक चीज आपको समझ है, हर चीज की प्राइस होती है। पैसे की प्राइस क्या है? इंटरेस्ट। ये नीचे आ रहा है तो क्या बता रहा है? पैसा कम हो रही है, गिर रही है। पैसे की कब गिरती है?
इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन होती है या इंटरेस्ट रेट जो है वो किसी चीज की प्राइस कब गिरती है? जब डिमांड कम हो जाए, सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड या तो कम हो जाए सप्लाई बढ़ जाए। या सप्लाई बढ़ जाए। तो ये यूएस का इंटरेस्ट रेट है। ये क्या शो कर रहा है कि यूएस के पास देने के लिए कुछ नहीं। पैसा ही पैसा है, अच्छा, पैसा ही पैसा, तो उसकी प्राइस कम हो रही है। अब मैं आपको रीजन बताऊं कि ये क्यों है। हो सकता है आप डिफरेंटली सोचें, मगर राय जरूर दीजिएगा अगर आप डिफरेंट भी सोचते हैं। लोग कहते हैं कि वो पैसा प्रिंट कर रहे थे, डॉलर प्रिंट करना शुरू कर दिया। maybe that's what they exactly do, because गोल्ड के बेसिस पे नहीं ये लोग करते, ये तो बस प्रिंट किए जा रहे हैं। हाँ, मोस्टली लोगों का यही एक ख्याल है और ये सही भी है। लेकिन अब मैं आपको उसकी रीजन बताऊं। ये एक पार्ट है सिर्फ। अगर आप पैसा प्रिंट करना शुरू कर दें और पैसे के प्रिंट के दूसरी साइड बैलेंसिंग में कोई एसेट्स ना हो, तो पैसा डिवैल्यू होना शुरू हो जाता है और इन्फ्लेशन का बाइस बनता है। लेकिन यूएस में आपने देखा इन्फ्लेशन नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया। कुछ वक्त एकदम शूट किया है, एक दफा बीच में शूट किया है 90s में मेरे ख्याल में, बट उसके बाद जो है ये जब दोबारा गया तो शूट किया था, उसके बाद फिर वापस नीचे आया, तो दोबारा कभी इन्फ्लेशन नहीं आया। अब मैं उसकी बहुत एक खास रीजन बता रहा हूं आपको। कोई भी ये रीजन मैंने आज से पहले मुझसे ही सुनी है, वरना मैंने किसी इकोनॉमिस्ट से नहीं सुनी है। जब इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस का इतना ज्यादा दखल हो गया, तो उनको उस एसेट बेस को कवर करने के लिए डॉलर की सप्लाई बढ़ानी पड़ी। वो सप्लाई किस तरह बढ़ाते रहे? वो यूएस एड के थ्रू देते रहे, फ्री में बांटते रहे। अब कोई ये कहेगा कि पैसा कहां से रहा था? तो पैसा बांटने के लिए, प्रिंट करने के लिए, अगर सिर्फ प्रिंट कर रहे होते तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाता, वो भी नहीं बढ़ा। वो ये सिलसिला था कि वो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना यूएस डॉलर, और वो सेटल यूएस डॉलर में होते हैं। तो सेटलमेंट का मैं आपको बताऊं सेटलमेंट किस तरह होती है। अगर एक सेलर पाकिस्तान से सेल कर रहा है अपना प्रोडक्ट, उसने प्राइस लगाई $10। अब 10 यूएस या $100 प्राइस लगाई। दूसरा जो है वो इंडिया से बाय कर रहा है उसको, और उसने बाय किया उसको $100 में। वो गया इंटरनेशनल मार्केट में, इंडियन रुपीस के एवज उसने $100 खरीदे, और वो $100 पाकिस्तान के एक्सपोर्टर को अमेरिकन बैंक में दे दिए। और जो डॉलर उसने खरीदे वो भी अमेरिकन बैंक से खरीदे, और अमेरिकन बैंक से कहा कि ये डॉलर इसको दे दो। अब आप ये समझ लीजिए कि जब भी किसी करेंसी में कोई ट्रेड होता है तो वो सेटल कहाँ होता है? जिस करेंसी में वो ट्रेड होगा। और ये बहुत कीमती बात है, इसको समझ लेंगे तो आपको ब्रिक्स का भी जब हम डिस्कस करेंगे तो ब्रिक्स का आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को पहले से समझ होगी। प्लीज ये ना सोचिएगा कि खुदा ना खास्ता मैं अंडरमाइन कर रहा हूँ किसी की भी समझ को, लेकिन मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ, जो कि एवरेज मुझे फीडबैक मिलती है। तो अब हर ट्रांजैक्शन जो होता है, तो आप कोई भी बिजनेस करें, आप बगैर चार्जेस के तो नहीं करते, बगैर प्रॉफिट के तो नहीं करते। तो जो दो बैंक अमेरिका में बैठे हैं, वो जब सेटल करेंगे करेंसी को, $100 इंडियन से लेके पाकिस्तानी को देंगे उसके बैंक में, तो वो कोई चार्जेस ही तो लेंगे। तो अगर 70% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है वो यूएस डॉलर में हो रहा था, तो हर ट्रेड को सेटलमेंट के वक्त 3% जो है चार्जेस किसको मिलते थे? अमेरिकन बैंक को। अब जब 3% चार्जेस उसको बैंक को मिलते थे, तो क्या होता था? एक डिजिटल सिस्टम चल रहा है जिसकी थोड़ी सी कॉस्ट है, बहुत थोड़ी सी कॉस्ट है,
और उस पे लाखों ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सेटल कर रहा है और 3% आई जा रहा। अब वो 3% टोटल इंटरनेशनल ट्रेड का अगर कोई निकाल सकता है तो वो कैलकुलेट कर ले। मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया, मैं रफली कहता हूँ कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की बात है। 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन मेरे हिसाब से 2 से 3 के दरमियान फ्लक्चुएट करता रहा होगा। अब आप सोचेंगे अमेरिका के पास 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर हर साल हाँ में आ रहा है। हम में आ रहा है। ये सही लफ्ज, क्या बात है सर आपकी। सवाल था जी समझने के लिए। जी ए बैंक ने बी बैंक को $10 दिए, $100 दिए किसी चीज की खरीदारी पे। ए बैंक ने बी बैंक को दिया, दोनों बैंक अमेरिका में हैं, ठीक है। अब ये जो आप 3% की बात आ रहे हैं, ये कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर पे कर रहा है या बायर पे कर मोस्ट रहा है? प्रोबेबली बायर पे कर रहा होगा। नहीं, बस मुझे confirm मुझे बताएं। मुझे कंफर्म नहीं पता, मुझे इंटरनल उनकी पॉलिसियों में नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि जो बायर होता है वही मेनली टैरिफ पे करता है। सेलर भी इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ करेंसी कुछ ना कुछ पे करता होगा। ठीक। ठीक है, अगर आप मुझसे हर चीज का एविडेंस मांगेंगे ना नहीं मैं तो एक तो अपने समझ मेरे में पास है। जो नहीं send कर होता। रहा होता है ना मनी, वो पे करता है उसपे जो सेंड कर रहे हैं ना। नहीं, मतलब अगर- आपने अपने दोस्त को भेजा कहीं, जी ठीक है, जी ओके, पाकिस्तान में या अमेरिका में कनाडा में कहीं भी भेजा है, तो आप वो जो मनी भेज रहे हैं उसका वो परसेंटेज आप उनको भी देंगे, तब आपकी मनी उधर पहुंचेगी। लेकिन Good यहाँ charges- बैंक से बैंक ट्रांसफर करें आप। देखें, जी, तब अच्छा मैं वो इसको बैंक से और बैंक एक्सप्लेन ट्रांसफर करूं। होता है, आपने खुद तो नहीं देनी, वो बैंक से बैंक ही होता है। आप अपने बैंक को ये कहते हैं कि 3% वो उसको दे दो। जी, लेकिन उस बैंक को दे दो। हाँ, तो वो मेरे अकाउंट से जो चार्ज करता है ना, सेम अमाउंट वो उसको पे करता है और मेरे अकाउंट को ओवर नहीं चार्ज करता है वो। बैंक टू बैंक देखें, ट्रांसफर। ये 3% जो मैं बता रहा हूँ ना, नहीं, नहीं, बैंक चार्ज करता है, ये बैंक ऐसे चार्ज करता है। ये ऐसे नहीं है कि वो फौरन ही चार्ज किया। ये एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल भी हो सकता है, ये स्विफ्ट के चार्जेस के तौर पे भी हो सकते हैं, ये किसी और तरह भी हो सकते हैं। लेकिन जो एक आइडिया मैं दे रहा हूं वो ये है कि उन्होंने कमाया, अब कितना कहां से कमाया ये मैं नहीं बता सकता। एक सोच है जो कहीं से प्रूफ नहीं हो रही है, कोई इस पे बात नहीं करता, आज तक किसी ने बात नहीं की। लेकिन मुझे ये बताइए, हो सकता है कि मैं 3% गलत कह रहा हूं, लेकिन कोई भी बिजनेस अगर होगा तो बगैर रीजन के तो नहीं हो रहा है ना, कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे। और जो आज अब जैसे जैसे ये हम आज पे आएंगे ना, फिर आपको और ज्यादा समझ आएगी मेरी बात की कि मैं जो कह रहा था वो क्यों कह रहा था। जफर, एक चीज सॉरी जी आपसे सर। बात जाने से पहले, यार आपने अपनी जो डिस्कशन का कैनवस है ना, बहुत उसमें बड़ा। बहुत बड़ा कर लिया है। बहुत बड़ा कर नॉट रिलेटेड हमारे रेट। आप जो ये बातें कर रहे हैं ना, तो हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की डायनामिक्स को नहीं समझना। हम आ रहे हैं कनाडा नहीं, के ऊपर। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होगा ना जितना हमारा। मैं जल्दी रैप अप हाँ, अगर हम चाहते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द करंट सिनेरियो में इन कनाडा, इन कनाडा में, और कनाडा में भी हमने जनरली देखना है कि व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू पीपल, आपके लिए कि किधर वो जाना चाहिए। वो भी सबके हाँ, लिए नहीं। that's- तो मैं उसी हाँ, पे आ रहा हूँ। मैं हाँ, थोड़ा सा हाँ। जल्दी वाइंड अप करता हूँ क्योंकि ये इसको। जो चीज आप कर रहे हो ना, जो इस चीज से एक्सपीरियंस से गुजरा है उनको ये पता है। दैट्स द नहीं, सिंपल। ये जो सबको नहीं पता कि 2-3% का नहीं, ये सबको पता ठीक है। है ठीक है, हम जैसे आप कह रहे हैं वैसे कर लेते हैं। अच्छा, ये इसको अब पैसा मुसलसल आ रहा था, ये सारे तमाम साल जो है उनके पास पैसा आता गया और वो लैंड करने के लिए क्या करते गए, उसकी कीमत को घटाते गए। साथ में अपना दूसरी साइड जो बैलेंस शीट करनी थी, 36 ट्रिलियन का कर्जा उन्होंने खड़ा कर दिया गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। फर्दर उन्होंने 9 ट्रिलियन का 9 से थोड़ा सा कम फेडरल रिजर्व बैंक से भी कर्जा ले लिया। अब ये सारा हाल जो है 2021 तक चलता रहा। फिर साथ में आपने देखा ब्रिक्स इंट्रोड्यूस हो गया। ब्रिक्स क्या कर रहा है कि वो डॉलर को चैलेंज कर रहा है और अपना सिस्टम लेके आ रहा है, स्विफ्ट के पैरेलल एक सिस्टम लेके आ रहा है, नई करेंसी लेके आ रहा है। तो ये डॉलर को चैलेंज कर रहा है। यूएसए ने जब रशिया का जो एसेट्स जब्त किए, उसके बाद से दुनिया का चेंज हो गया दिमाग। अब लोगों को, कंट्रीज को ये समझ आ रहा है कि जब यूएसए को ये किया जा सकता है तो फिर हमारी पाकिस्तान की, इंडिया की या और किसी की वैल्यू क्या।
सो दुनिया में एक इस वक्त एक बहुत ही भौचाल किस्म की सिचुएशन है जिसमें कि दुनिया बाइपोलर की तरफ जा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखेंगे तो अगली बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो अब यूएसए को मिल रही है टक्कर, और जो इस वक्त ट्रम्प कर रहे हैं वो बहुत ही डेस्परेट मेजर्स हैं, और वो बार बार ये कह रहा है कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है, अमेरिका को रिच बनाना है, बिकॉज उसको पता है कि अमेरिका पुअर हो गया। हो गया। अब अमेरिका अगर पुअर हो गया, और फिर नेक्स्ट उसकी बात ये थी कि जो 3% आ रहा था अब वो चैलेंज हो रहा है। अब आप देखें तो डॉलर का शेयर जो है वो 70% से 53-54 तक आ गया। Still too much. It's still too much. I agree, but expected to go further down. ये एक साथ नहीं जाएगा, ऊपर नीचे जैसे ये चला है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में जब था, आपने एस्केलेटर्स देखे होंगे। हाँ, मेरी- स्टेट बैंक में लगेगा सबसे पहले। ये मेरी जिंदगी का पहला वाकया था जब मैं स्टेट बैंक गया और मैंने 2 एस्केलेटर ऊपर नीचे वाले देखे, तो मैंने कहा मैंने यही नौकरी करनी है। तो हम पाकिस्तान में जब तक मैं रहा, मेरी जिंदगी के जो सारे साल थे, मुझे लगा आज आके मुझे ये लगा कि मैं नीचे उतरने वाले एस्केलेटर पे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहा। बच्चे यहाँ करते हैं मॉल में। जी, वही कोशिश हम वहाँ बच्चे थे उसमें। फाइनेंशियल में करते रहे, जहाँ थक के रुके वहाँ नीचे उतर रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसे कंट्री में हैं जो कि तरक्की कर रहा है, तो आपको सिर्फ एस्केलेटर पे खड़े हो जाना है जाके, जैसे आप यहाँ एयरपोर्ट्स वगैरह पे खड़े हो जाते हैं, वो ले जाता है आपको। लेकिन अगर कोई कंट्री ऐसा है कि वो अगले 10 साल डाउनवर्ड चलेगा, तो आपको फिर बड़ी स्ट्रगल करने की जरूरत है उसके ऊपर। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि मुझे लगता है कि यूएसए, आई मे बी रॉन्ग, यूएसए, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मे बी नेक्स्ट 10 years वो डाउनवर्ड एस्केलेटर्स हैं। बड़ी अय्याशी कर ली इन लोगों ने। बड़ी अय्याशी हम लोगों ने कर ली। तो सारी स्टोरी का मकसद ये था कि अब आप समझेंगे कि मैं कहाँ से पीछे से आ रहा हूँ, और मैं ये बता रहा हूँ कि ये 50 साल का जो हमने 50 साल मजे किए हैं, अब अगले 5 सालों अगर हमें ये पे करना पड़ेंगे तो हम तैयार रहें उसके मुश्किल लिए। में आता है। अच्छा, अब वो पैसा कम होना शुरू हो गया। अब जो $3 ट्रिलियन उनके पास आ रहा था मुसलसल, अब वो कम होना शुरू हो गया। तो लाजमी बात है कि अब वो पैसा जब नहीं आ रहा तो कीमत तो बढ़ेगी ना। अब आपको समझ आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये यहाँ से ऊपर ही जाना है, क्योंकि वो पैसा कम हो रहा है, और वो हमें नजर आ रहा है कि ब्रिक्स टक्कर दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डॉलर, अब यूएई ने तेल बेचना बंद कर दिया, सारी चीजें रिवर्स हो रही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मे बी कि ये डॉलर से गोल्ड से दोबारा पैच करें, और बातें उसकी शुरू हो गई हैं। तो ये कनाडा की जो एनेक्सेशन है, ये उसकी बहुत बड़ी निशानी है। जी जी और पनामा का जो उसने वापस, जी हाँ। पहले ज़माने की हुकूमतें जो थी वो दूसरों के ऊपर कब्जा करके बड़ी होती थी। बिल्कुल। अब इसको ट्रम्प को नजर आ रहा है कि 37 ट्रिलियन का बिल्कुल, जो कर्ज है। डेफिसिट है वो किसी के अच्छे से नहीं बिल्कुल पूरा होगा। ठीक है। इसी तरह पूरा होगा कि तेरी जी हाँ। लेगी मेरी लेगी। जी हाँ। जबरदस्त इस तरह से गोल्ड प्राइस भी ऊपर गई हुई है। गोल्ड इसीलिए ऊपर गई है कि अगर किसी वक्त ये पैच करें, इट्स अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, चले ये तो मेरे ख्याल में आप खत्म करें, ये समझ में आ गया आपके कि आगे क्या मुझे लग रहा है। बंद कर दूं? हाँ, और अच्छा कनाडा का दिखाइए, ये 10 साल का है, 4.49 पे चल रहा है। अब कनाडा का 10 साल दिखाइए, ये देखिए 3064। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, इस वक्त सबसे मजबूत इकोनॉमी बेशक अमेरिका की है। मुझे कनाडा में अगर रहता हूं, मुझे अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, और ये आपके सवाल का भी जवाब है, हम उसी तरफ बिल्डअप कर रहे हैं कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है। तो इन्वेस्टर्स हमेशा जहां उसको ज्यादा मिलेगा वहां जाएगा। सिक्योरिटी प्लस प्रॉफिट। सिक्योरिटी अगर कम होगी तो वो तो चाहे आप उसको ज्यादा भी देंगे प्रीमियम, वो शायद ना जाए, जैसे पाकिस्तान में लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, वो तो असल भी डूबने का खतरा है। तो अमेरिका ऑलरेडी सुपर पावर है, अभी भी कनाडा से बहुत अच्छा है, सिक्योर भी है और कनाडा से बेहतर भी है। तो जब अमेरिका 10 साल में 4.5 तक दे रहा है रफली, तो कोई कनाडा में आके 3.06 पे क्यों लगाएगा पैसे? तो एक तो ये जवाब कि अभी भी हमारे रेट इतने अच्छे नहीं है, और मुझे नहीं समझ आता कि हमारे रेट नीचे क्यों हैं। हम क्या सुपर पावर हैं? हमें तो प्रीमियम पे करना चाहिए इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए। हमारा बैंक ऑफ कनाडा जो है
वो अजीब ही पॉलिसी है वो, क्योंकि हम उनके अलाइज हैं। और उसकी रीजन भी मैं आपको बताता नहीं हूँ मगर उसकी वजह से फिर मॉर्टगेज रेट भी तो यहाँ हाई करने पड़ेंगे। सर। हमने यही करके तो सारा फोकस बेड़ा गर्क कर लिया, फोकस घरों पे किया हुआ है। मार्केट ऐसी तैसी कर दी। अब ये घर अफोर्डेबल भी नहीं रह गया, इस पे भी हम ये आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है ना वो हमें अमेरिका से ऊपर रखेंगे तो फिर अब हो क्या रहा है इस वक्त, यहाँ से पैसा लेता है, मैंने 3% पे पैसा लिया 10 साल का, और मैं कुछ नहीं करूं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करूं, कोई कारोबार नहीं करूं, यूएस में जाके 10 साल में 4.5% पे लगा दूं। 10 साल के लिए मेरा पैसा 1.5% पे लग गया। इस वक्त वीक हो रहा है कनाडा, ये वीक भी होगा। अच्छा, जब मैं 10 साल पूरे होंगे तो हो सकता है एक्सचेंज रेट का डिफरेंस जरूर आएगा, लेकिन 1.5% 10 साल तक जब मैं बनाऊंगा तो कितना ये वीक होगा या कितना हो सकता है उस वक्त पॉलिसी चेंज और पावर में आ जाए। तो खैर कहने का मकसद ये है कि इन्वेस्टर्स हमारे पास नहीं आ रहे कनाडा में इस वक्त। ये इन्फ्लुएंस है यूएस का, और आप देखिए ये सिर्फ कनाडा के साथ नहीं है, ये सारे अलाइज के साथ है। सारे नेटो कंट्रीज सबके रेट्स जो हैं वो यूएस से नीचे है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इनकी पॉलिसी है। हम नीचे रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट इनके पास जाएगी, ये जल्दी बूस्ट करेंगे, खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पे, तो फिर ये हमें भी ले आओ, तुम भी थोड़ा सा दाना वाना खा लो। Zafar Saab, जी central banks don't have as much influence on long-term rates, 10-year rates, as they do on short-term. जी बिल्कुल। The 10-year rate is determined by the market, and that has to do with Pakistan, Canada's balance of payment. It has बिल्कुल, to do with agree. Canada's budget, which America is in a worse shape than Canada in terms of inflation, in terms of debt load for the nation as a whole, and balance of payment, and maybe that explains the difference in interest rate. आप सही कह It रहे हैं, shows a strength, not weakness, that Canada has. आप सही कह रहे हैं, बट आप तो कनाडा में रहते हैं। डू यू रियली थिंक कि कनाडा में हम गुड शेप में हैं? We are. Yeah, I think On so. every sense. आपने जो बात की कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने का होता है हमारी आबादी कितनी है, हमारी जरूरियात कितनी है। इन्वेस्टर जो होता है वो बड़ी मार्केट में जाता है हमेशा। यूएस एक बड़ी मार्केट है, इन्वेस्टर का वहाँ जाना वो इसलिए कि उसको रिटर्न मिलेगा, उसको उसकी आबादी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है इंडिया में जा रही हैं, वो इसलिए नहीं जा रही, इंडिया की मोहब्बत में नहीं जा रही, उनको पॉपुलेशन इतनी है, उनको मार्केट इतनी मिलती है। तो फॉरेन इन्वेस्टर को, किसी भी काम करने वाले को मार्केट चाहिए होती है। कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, ग्रेट ब्रिटेन या अदर जो यूके की कंट्रीज हैं, जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, वो यूएस की निस्बत छोटे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कम आएगा। वो दैट्स वो एक आपको नेचुरल लॉजिकल आपको एक चीज नजर आती है। बिल्कुल आपकी लॉजिक सही है, और हो सकता है ऐसा ही हो रहा हो, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ डाटा, जिस हिसाब से मैं देखता हूँ, इवन हम कनाडा में बैठ के हमारी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएस की स्टॉक मार्केट्स में होती है, यूएस के फंड्स में होती है। कनाडा की ग्रोथ ही इतनी कम है कि लोग अगर लगा भी दें किसी का पैसा कनाडा के फंड में, तो वो 1-2 साल के बाद ही कहते हैं कि भाई हटाया ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। अब सारे आउट परफॉर्मिंग जो फंड्स हैं वो सारे यूएस के मेजर फंड्स वही हैं। आप देखिए हमारी इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज जो हैं, बेहतरीन जो फंड मैनेजर्स हैं, वो सारे यूएस के हैं। कनाडा के इक्का दुक्का ही होंगे, मुझे तो किसी का नाम नहीं इतना फेमस नज़र आता। आप फिडेलिटी को देखें, मैकेंजी को देखें, और ब्लैक गोल्ड को देखें, और कितनों को देखें, वो ज़्यादातर यूएस के ही सारे बेस्ड हैं। कनाडा में सिवाय हाउसिंग के और इमिग्रेशन के मुझे पर्सनली मैं नहीं देखता कि कोई सालों में कोई नया एक प्रोजेक्ट बन रहा है जो ओंटारियो पे वो सबवे बना रहे हैं। मैं कनाडा की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं खुद चाहता हूँ कि कनाडा फले फूले, मेरे बच्चे यहाँ पर हैं, लेकिन कनाडा में आप बताइए ना कितने प्रोजेक्ट बने। इवन अमेरिका के रोड्स पे मैं जाता हूँ तो झटके, टायर के नीचे कुछ आ रहा है, कुछ वो हो रहा है, झटके हैं, वो बम्प्स हैं। आप चाइना को देखिए, मैं उसकी तारीफ करना नहीं चाहता हूँ, चाइना को देखिए, उन्होंने आर्टिफिशियल सन बना लिया, मतलब जमीन पे। नेक्स्ट वो क्या करने जा रहे हैं, हमें विजन रखना चाहिए। नेक्स्ट वो ये करने जा रहे हैं 401 के नीचे टनल बनाएंगे जो 15 साल में बनेगी। हाँ वो बनेगी। तो दूसरे ये कि अगर आप सोचिए कि चाइना इस वक्त दुनिया पे छाया हुआ है अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए,
जिस दिन उन्होंने ये सन का, अभी तो मेरे ख्याल में 12-17 मिनट कितने मिनट का उन्होंने किया है, जिस दिन इन्होंने ये रेगुलराइज कर दिया, वो जो बिजली बनाएंगे वो बिजली इतनी सस्ती होगी जितनी यहाँ 100 लीटर तेल से बिजली बनती है, वो 1 लीटर से बनाएंगे। इतनी प्राइस को कम कर देंगे बिजली की। तो आप सोचिए कि एआई में वो आगे हमसे, बिजली में वो हमसे, लेबर में वो हमसे आगे। तो अमेरिका तो शायद फिर भी सुपर पावर है, खड़ा हो जाए। हम कनाडा के लिए मैं वाकई बहुत ज़्यादा सीरियसली मैं परेशान हूँ। ज्यादा डिसहार्टन मत कीजिए। नहीं, डिसहार्ट नहीं हूँ मैं। लेकिन देखिए, अगर हम आज से सोचेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, तभी तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो कुछ करेंगे। डायरेक्शन क्या है? हमारी गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, हम कुछ कहते ही नहीं है लोगों को। लोग बोलें स्टेट बन जाए। लेट्स नॉट डिस्कस पॉलिटिक्स, अपनी उस पे फोकस रखें। क्या अच्छा, direction? अब जो है ना, आप लोगों के लिए जो एक चीज़ है वो ये है कि अब आप लोगों को एज ए सीनियर्स क्या करना है। नंबर 1 प्रायोरिटी, स्टॉक्स में नहीं जाना है। अगर किसी का स्टॉक्स में लगा हुआ है तो बहुत हाई रिस्क है। आपकी लाइफ टाइम सेविंग्स जो है ना वो 30% अगर नीचे चली गई तो आप गए काम से। What about crypto? सर जी, वो तो बहुत ही खतरनाक है। वो तो आप सोचेंगे, वो यूएस डॉलर की जितनी डिवैल्यूएशन हो रही है वो सिर्फ क्रिप्टो के अगेंस्ट हो रही है। और खुदा ना खास्ता किसी वक्त कुछ होगा तो एक कोई रेगुलेशन बनेगा यूएस में। ये ट्रम्प जो क्रेजी हरकतें कर रहा है, कोई अगर उसने रेगुलेशन बना दिया, बंद कर दिया, तो क्रिप्टो सोचे खत्म। इसलिए कि क्रिप्टो किसी की गारंटी नहीं है पीछे। यूएस डॉलर में तो फिर अमेरिका खड़ा हुआ है पीछे, एक गारंटी तो है अमेरिका की। तो लोग बहरहाल क्रिप्टो में पैसे बना रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि जितने लोग पैसे बनाते हैं वो राइट टाइम पे निकल नहीं पाते, उसी में रह जाते हैं और फिर वो सारा जितना बनाया होता है वो डूब जाता है, या फिर वो बैग लेके 10-10 साल बैठे रहते हैं। तो बेहतरीन जो आपके सीनियर्स के लिए मेरी तरफ से मशवरा है वो ये है कि इस वक्त आपको 100% कंजर्वेटिव में मूव कर जाना चाहिए। कंजर्वेटिव से मेरा मुराद बॉन्ड पोर्टफोलियो है, ट्रेजरी बिल पोर्टफोलियो है। ट्रेजरी बिल तो बहुत ही शॉर्ट टर्म होते हैं, उस पर आपको 3-4% इस वक्त मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। बॉन्ड पे जाएंगे तो 4, हाँ सेविंग नहीं, आप बॉन्ड पोर्टफोलियो पे जाएं, क्योंकि सेविंग में भी 4-5% दे रहे हैं जी हाँ। 5 साल तक तो। लेकिन बॉन्ड पोर्टफोलियो में जाने से आपको ये फायदा होगा कि नहीं, हम नहीं दे रहे, हम दो वो दूसरे के अब तो एक कंटिन्यूअसली आपको इम्प्रूव करता रहेगा। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे आपको कैपिटल लॉस नजर आएगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर 3% 4% निकाल रहे हैं और उस पर आप जी रहे हैं तो वो आपका फिर कैपिटल गेन आगे चल के खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, वो पोर्टफोलियो आपका रिवाइज होता रहता है। दूसरे ये कि जिन लोगों के पास एसेट्स हैं, अब ये है कि आपको जो सीपीपी वगैरह मिलता है, ओएस मिलता है, वो मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा कि कितना मिलता है। वो दैट इज़ नॉट इनफ कि आप कोई भी आम आदमी उससे अपना गुजारा कर सके। उसको एडिशनल फंड्स लाजमी चाहिए। कभी एनक बनानी पड़ गई, कभी कुछ बन गया। 2 के कनाडा में बहुत आसानियां हैं सीनियर्स के लिए, बट स्टिल वो दैट इज नॉट इनफ। तो आप यू कैन नॉट इवन थिंक कि आप अपने जो थोड़ी बहुत जो सेविंग है या ज्यादा है जो भी है उसको लूज करें। तो रिस्की प्रोडक्ट्स में बिल्कुल ना जाएं। कोई भी आपको कुछ भी कहे, फंड्स में इस वक्त नहीं जाना है। रिस्क बहुत हाई है। मार्केट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इस वक्त बहुत रिस्की है मेरे हिसाब से। इस वक्त आप ये देखिए कि 70% लिस्टिंग बढ़ गई है और एक क्रैश जब तक नहीं आए जब तक जाना मुश्किल है। रियल आएगा क्या रियल एस्टेट में? मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाला है, बस किसी भी इसी साल में किसी भी क्वार्टर में आने वाला है क्या चीज आने? क्रैश। और हम फोरक्लोजर्स भी देखेंगे। फोरक्लोजर्स में 2 के 6 मंथ का टाइम लगता है, बट मेरे ख्याल में कोर्ट्स जो है उसको एक्सपेडाइट करेंगी। एक्सपेंसेस को कंट्रोल और कर्टेल करें, सबसे बेहतर ये। इससे बेहतर तो कोई पॉलिसी नहीं होती। अगर आप $1 एक्सपेंस अपना बचा लेते हैं तो वो आपकी बेसिकली 100% इनकम है। आप उसके ऊपर टैक्स भी बचाएंगे और आप उसके ऊपर जो है अपनी इनकम भी बढ़ाएंगे। तो वो तो सबसे बेहतरीन पॉलिसी है, लेकिन सारी हर कोई नहीं कर सकता। आपने जो कहा रियल एस्टेट के वजह से क्रैश का, जब हम इस बड़े टाइट सिचुएशन से गुजर रहे थे, वो 6.75 तक लोगों ने पे किया,
जी और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खत्म हो जाएगा, जो कुछ होना था तबाह हो गया, कनाडा घर गए, ठीक है। ये नहीं, तो इनके- घर मेरी कभी बात करेंगे सुनो नहीं। ना, प्रोडक्शन ये थी यार, इनकी प्राइसेस गई, इनके टाइटल आपको जो है ना ये थेफ्ट स्टोरों पे जाके मिलेंगे। जो क्रक्स का टाइम था वो तो गुजर गया। अब तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होके कहाँ 5 पॉइंट समथिंग पे ले गया था बैंक, अब वो 3 पे आ गया है। बैंक्स अपना कम कर रही हैं, तो अब आप क्या किस रेफरेंस से आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में आएगा? क्योंकि अब जितने भी रियल एस्टेट के गुरु हैं, ये डील करने वाले हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि कॉमन सेंस की बात है कि दिस इज द टाइम। अगर कोई बंदा रियल एस्टेट में अब नहीं जाता तो ही इज मिसिंग द ट्रेन। दिस इज ए कंप्लीटली मिसलीडिंग के जी अब आइंदा आने वाले 6 दिनों में, 6 महीने में या क्रैश किसी भी वक्त आ सकता है। अब तो क्रैश किसी सूरत में अब किसी कोने खुदरे में भी नजर नहीं आ रहा। और स्पेशली अगर आप सदर्न ओंटारियो या जीटीए की बात कर रहे हैं, उसमें भी जो ये बुरे वक्तों में बहुत टाइट सिचुएशन में भी जब इंटरेस्ट रेट पीक पे गए ना, उस वक्त भी जो रियल एस्टेट को प्रॉब्लम आई वो वहां आई। वो प्रॉब्लम आई विंजर में, वो प्रॉब्लम आई सडबरी में, वो प्रॉब्लम आई थंडर बे में। यहाँ पे जिस इलाके में हम रहते हैं, यहाँ पे किसी को कोई पैनिक नहीं फैला, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे सुनते आप बेहतर जानते होंगे, यहाँ पे मेरे समेत कई लोग ऐसे हैं जिनका नोटिस ऑफ असेसमेंट 30-35 हजार 40 हजार से ज्यादा नहीं होता, वो 4-4 प्रॉपर्टीज रख के बैठे हैं। बिल्कुल आपके यहाँ पे पूरे कनाडा में पैरेलल कैश इकोनॉमी चल रही है। जितनी भी इकोनॉमिस्ट की बातें होती है ना, सुनते हैं, ये अच्छी तो बड़ी लगती है, मगर ये इन रियलिटी के साथ कहीं भी मैच नहीं कर रही होती। यहाँ पे जो बंदे की इकोनॉमीज चल रही है ना, यहाँ पे जितने लोग, मैं अगर अपनी स्ट्रीट का हवाला दे दूं तो मेरी स्ट्रीट में जितने भी लोग रहते हैं, किसी का भी मैं फोन कह सकता हूँ, जिस भी कम्युनिटी का है, 35-40 हजार से ज्यादा का शामिल नोटिस ऑफ असेसमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। और मैं आपको इमिग्रेशन के हवाले से भी बताऊँ ना, लोग आते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हमें पता लगता है किसी को स्पॉन्सर करना है, यार अपना नोटिस ऑफ असेसमेंट लेके बैठ, मगर हर के पास 3-3 4-4 इकोनॉमीज है, मॉर्गेज जा रही है, कैश जा रहा है। मुश्किल तरीन वक्त में भी इस मुल्क में रियल एस्टेट ने अपना वो कर लिया। जी प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, नहीं आपकी बात बेशक है, और यही तो रिस्क हो सकता है, ये भी आप जो कह रहे हैं वो हो जाए, और यही सारे रिस्क होते हैं। आपका व्यू जैसा है, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनका व्यू सेम है, और मैं मॉर्गेज में हेल्प करता हूँ, उसके बावजूद में ये मेरा ये व्यू है, इसके अपोजिट व्यू है। मेरा व्यू ये है कि रेट्स जो है वो ऊपर यहाँ से जाएंगे। हो सकता है बैंक ऑफ कनाडा 50 बेसिस और मैनेज कर ले, लेकिन मेरा सारा जो फोकस है, बैंक ऑफ कनाडा को मैं बहुत ही प्राइमरी नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ इस वक्त फेड प्राइमरी है। जी हमेशा अमेरिका में जो कुछ होगा हमें अल्टीमेटली उनको फॉलो करना है। अगर फेड, आज भी फेड ने कहा है कि हमें रेट को नीचे करने की कोई जल्दी नहीं है, और जो उनके हालात लग रहे हैं, आप देखिए, ये लगाइएगा जरा चार्ट, कोई सा भी लगा दीजिए, जो उनके हालात अमेरिका के लग रहे हैं। बाइडेन की इकोनॉमी अच्छी थी, 2.7 के करीब वो ग्रोथ लेके आया है लास्ट ईयर। ट्रंप को 2.7 मैच करना भी मुश्किल होगा। या तो जंग दोबारा शुरू करेंगे कोई ना कोई, क्योंकि जंग होती है तो असला बिकता है, तो इनकी ग्रोथ आ जाती है, ये हमेशा से ये करते आए हैं। जंग अगर, जैसा वो कह रहे हैं कि जंग नहीं होगी, तो टैरिफ से करने की कोशिश करेंगे। टैरिफ जो है वो इट्स नॉट एन इजी थिंग फॉर देम, ऑप्शन नहीं है। रिटेलिएशन हो रही है जिससे कि लॉस ही लॉस है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ट्रंप खुद कल बैठा हुआ इंटरव्यू में ये कह रहा था कि हालात थोड़े खराब हो सकते हैं इनिशियली, फिर बेहतर होंगे। हमें रिच बनाना है। जी सर। Zamir, coming back to the investment side, Yeah. the classic formula that financial analysts and so on says that you subtract your age from 100 and what you come out with should be in stock market and the balance should be in bonds and so on, particularly bonds. Are you saying that at this stage that formula no longer applies, that no matter what your age is, you just be out of the stock market no matter what? Exactly, sir. Seniors के लिए that formula So doesn't that apply. formula, so for example, I'm 77 years old. माशाल्लाह। So ideally, I should be 23% in stock market and 77% in fixed, some different kind of fixed investments. So you're saying I shouldn't be even 23% Sir, in stock market? मेरा व्यू ये है कि यहाँ से हम जो है ना, आप देख रहे हैं ना, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे,
और ये हम शॉर्ट टर्म रेट की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम लॉन्ग टर्म रेट की बात कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट्स चलाती हैं। गवर्नमेंट्स को अगर सूट करे तो वो इसको हमेशा कम रखें और मजीद कम रहे, क्योंकि उनको बोरोइंग करनी है ना, 10 साल में बोरो करेंगे, चीप जितना चीप मिलेगा उतना उनका फायदा है, बट वो फिर भी ऊपर जाता है। क्यों? मार्केट डायनामिक्स है। But the market says, Fluctuation. market determines what the 10-year and 5-year rates are. Government only determines the 1 month treasury rate and that. So if Canada's economy will go down, then in all likelihood, the government will actually reduce the interest rate, and probably even the market will say, Canadian dollar will go down, and probably long-term rates will also go down. Because if they start to go up, then it's a very bad place to be in fixed investment, because every time that long-term interest rate goes up, the value of your fixed investment goes down. सर देखिए, एज ए चार्टिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लेवल है ना, ये बड़ा की लेवल है। इन व्हाट आई सी कि ये इस लेवल को टेस्ट करके ब्रेक करेगा। इट शुड गो टेस्ट 8%। यहाँ से ये आपका जो भी है उसके हिसाब से ये टेस्ट करेगा और ब्रेक नहीं कर सकेगा और नीचे आ जाएगा। लेकिन मेरे जो व्यू का पूरा मैंने आपको बैकग्राउंड दिया था ना, वो इसीलिए दिया था। अभी अगर मैंने आपको ये पूरी बात ना बताई होती यूएस की, कि यूएस कहाँ से आ रहा है पिछले 45 साल में और आगे ब्रिक्स की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से कहाँ पे जा रहा है, तो जो नफरत बिल्डअप हो रही है यूएस के हवाले से, वो एक वक्त आएगा कि वो तोड़फोड़ करेगी। अब वो पहले लोगों में थी और चंद मखसूस मुल्कों के लोगों में थी, अब वो बढ़ती जा रही है और इवन अब यूरोप में भी वो नफरत यूएस के खिलाफ फैल गई है। आप देखिए, बड़ा सेंसिबली बाइडेन ने रोल प्ले किया। यूरोप वाज डूइंग रियली गुड। यूक्रेन की वॉर जब तक नहीं हुई थी, यूरोप वाज क्वाइट स्टेबल। यूक्रेन की वॉर सिर्फ अमेरिका की वजह से हुई है। अगर ये वहां से ट्रूप्स पीछे कर लेते तो नेटो में लेने की बातें हो रही हैं, तो रशिया कभी भी इन्वेड नहीं करता। वो अब तक यही कह रहा है कि मुझे बफर चाहिए। इन्होंने जान करके वो चीज क्रिएट की। यूक्रेन के सारे फंड्स जो हैं वो अब खत्म हो चुके हैं। सारा इन्होंने असला उसको बेच के, पूरे यूरोप ने भी बेचा, इन्होंने भी बेचा। और अब आप यूरोप की हाल देखें, रशिया से उनकी गैस पाइपलाइन का क्या किया, किसने किया, आई डोंट नो। बट यूक्रेन को असला बेचा नहीं गया, यूक्रेन को तो दिया गया। यूक्रेन ने पे करके नहीं लिया असला, लेकिन जिन लोगों ने दिया और मदद दी गई भिजवाया है, कि उनको मदद दी है। और है ना। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को तबाह करके, हमने अपनी इकोनॉमी को तबाह करके उन्हें फंडिंग की है। उन्होंने हमसे खरीदा नहीं असला। सर, ये बैलेंस शीट, यहाँ जो बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं, ये बैलेंस शीट यहाँ जादू है। बिल्कुल ये दोनों तरफ एसेट और लायबिलिटी क्रिएट करके, और उस बैलेंस शीट से आप अगर रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसीज पढ़ें तो सारे बैंकों की बैलेंस शीट जो है ना, वो बैलेंस शीट मैनेज करेंगे और वो बैलेंस शीट ग्रो करती चली जाती है। नंबर क्रंच, जिस तरह ये स्टॉक मार्केट है ग्रो करती चली जा रही है ना, वो फार्मूला कुछ ऐसा लगाया है इन्होंने कि ये अपनी बैलेंस शीट को इस तरह मैनेज करते हैं कि ये अपनी ग्रोथ दिखाते रहते हैं उसमें। अब मुझे नहीं पता कि वहां से वाकई कुछ आया इनके पास या नहीं आया, कोई गोल्ड लिया या नहीं लिया या कुछ और लिया। इन्होंने अपनी बैलेंस शीट खुद क्रिएट की, लेकिन जो पैसा इन्होंने असला बनाने वाली कंपनियों को दिया वो गवर्नमेंट की कंपनियां नहीं है। उनको तो पैसा मिला ना, तभी उन्होंने अपना असला दिया। वो गवर्नमेंट के खाते में वापस आया है। वो गवर्नमेंट अपने खाते में, कनाडा ने $890 बिलियन दिए हैं। जी हाँ। सारा अब उसका क्या होता है, वो डेट भी क्रिएट करते हैं। $36 ट्रिलियन का डेट भी क्रिएट हुआ हुआ है। साथ में फेडरल रिजर्व बैंक के $9 ट्रिलियन थे, उन्होंने कम करके 6.8 के ऊपर लेके आए हैं अभी पिछले 2 साल के अंदर। तो अब कहने का मकसद ये है कि मेरा सब सिनेरियो ये ओवरऑल ये है, और मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी करेक्शन हाउसिंग में अभी बाकी है, और वो और बाकी 2025 में आ जाएगी। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, डेफिनेटली अगर किसी के पास कैश है और किसी के पास होल्डिंग पावर है तो वो अभी भी कर सकता है। हाउस कभी भी खरीद लें आप, नुकसान में नहीं देगा। 10 साल, ये थोड़ा 50 साल की करेक्शन है तो हो सकता है अगले 10 साल परेशानी के आ जाए हाउसिंग में, लेकिन उसके बाद फिर इसने ऊपर ही जाना है।
क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी, तो जाना ऊपर ही है, ये नीचे टोटली नहीं आ सकती। क्वेश्चन ये है कि क्या बैंक ऑफ कनाडा 14 मार्च को कम करेगा इंटरेस्ट रेट आपकी नज़र में? हाँ, 12 को कह दिया कि नहीं करेगा। मुझे लगता है कि पॉज करेंगे, क्योंकि 19 को शायद उनका डिसीजन है फेड का, फेड तो पॉज करेगा कंफर्म। फेड के साथ तो हम आप एग्री नहीं कर रहे ना, पिछले हमारी जितनी भी 4-5 कट्स आए हैं फेड्स के अगेंस्ट आए हैं, जी वी आर हाँ। नॉट फॉलोइंग यूएस बिल्कुल। फाइनेंशियल मॉनिटरी। पर आपको मैं बताऊं, वो हमारी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे अपने सर्कमस्टांसेस वो फेड की पॉलिसी है। अभी तो फाइनेंशियल पोस्ट ने, बल्कि परसों की खबर है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि बैंक ऑफ कनाडा एक स्पेशल मीटिंग करके जो स्केड्यूल्ड रेट कट है उसको पहले कर ले। इट्स अ फाइनेंशियल पोस्ट स्टोरी सर कि वो इमरजेंसी मीटिंग बिल्कुल सही है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि ये बैंक ऑफ कनाडा इंसान का बच्चा कब बनेगा? इसको अगर इतना ही कम करना था तो इसने बढ़ाया क्यों था इतना बढ़ाना ज्यादा? उनका, वो मान रहे हैं ना कि जो बढ़ाया गया इंटरेस्ट वो एक बिग मिस्टेक थी कनाडा की। सर हर दफा मिस्टेक मान लेते हैं और आप और मैं मरते रहते हैं। सफर करते हैं। जी हाँ, एक हमेशा। एक चीज ये कि ये जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा था 6.8 का, सब सो रहे थे। सर यही बात है, और फिर उसके बाद जुल्म आप देखिए कि हमारे साथ क्या होता है कि 2023 का और 2024 2022 का और 23 का डाटा इन्फ्लेशन का रिवाइज कर दिया। 2024 में आके 2022 और 23 का डाटा इन्फ्लेशन का रिवाइज करके बढ़ा दिया, यानी जिस वक्त ये रेट तेज बढ़ना चाहिए था उस वक्त उन्होंने मैनिपुलेट करके इन्फ्लेशन को कम दिखाया। तो जिस मुल्क में, बैंक ऑफ कनाडा को भी मैं क्या बोलूं, जब उनको डाटा ही पीछे से खराब मिल रहा है, तो फिर अब ये इस वक्त 1.9 दिखा रहे हैं, 1.8 दिखा रहे हैं, अगले साल इसको भी रिवाइज कर देंगे तो पता चलेगा ये जो खामखा बैंक ऑफ कनाडा ने किया था। आइडियली देखिए मैं आपको बताऊं, बैंक ऑफ कनाडा को मेरे हिसाब से रेट फेड के साथ ही रखना चाहिए था, जो इनकी पैरिटी बनी हुई थी 50 बेसिस की वैसी रखनी चाहिए थी। आपने बढ़ाया इसीलिए था ना कि मार्केट करेक्ट हो, अफोर्डेबल रेट्स आए, आपने इसीलिए बढ़ाया था ना। तो फिर आप उस रेट को, जब आपके रिजल्ट्स आने लगे तो अब आपके हाथ पांव फूल रहे हैं, तो आप उसको नीचे आने दें, करेक्ट होने दें, मार्केट खुद करेक्ट होगी। कैपिटलिज्म की खूबी ये है, कैपिटलिज्म काम जब करता है जब मार्केट्स को इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया जाए, उसके अंदर से वॉलेटिलिटी आप जरूर निकालें कि बहुत ज्यादा पैनिक ना आए, बट आप उसको इंटरेक्ट करने दें। जिन लोगों ने रियल्टर्स को सुन सुन के 2022 में खरीदे थे, आज वो सारे लोग जो हैं रो रहे हैं, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई। 6-6 लाख 8-8 आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें, अवेयरनेस कम्युनिटी। मेन मीडिया में तो आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम पोस्ट आते हैं, हम निकाल के लगा के बता रहे होते हैं। अभी एक कल परसों भी एक घर बिका, 6 लाख लॉस के ऊपर बिका, पावर ऑफ सेल। ये जो डाटा बना के टैरिफ वाले हमको दे रहे हैं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अपनी एक पर्सनल मीटिंग में मैं ये अपना राय पेश कर रहा हूँ कि ये टैरिफ वाले जो डाटा बनाते हैं, एवरेज प्राइस का डाटा, वो गलत है, फेक है। पावर ऑफ सेल का डाटा उसमें नहीं लेते। ये कैसे हो सकता है कि 6-6 लाख लॉस पे घर बिक रहे हैं और आप 1.5 जो है वो प्राइस को दिखा रहे हैं कि अप्रिशिएट हो गई। आप प्लीज बोलिए। Actually, I wanted to ask a question. Since आप ये कह रहे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ेंगे काफ़ी कनाडा में भी और अमेरिका में भी, तो उस सिनेरियो में आप कह रहे हैं कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हों, तो किस किस्म की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स आप रिकमेंड करेंगे जो कि जिनकी वैल्यू कम नहीं होगी, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स जाए ऊपर, इतनी वैल्यू कम नहीं होगी? जी अच्छा, देखिए बॉन्ड का एक खास जो बॉन्ड की क्वालिटी है ना, वो ये है कि अगर आप उसको मेच्योरिटी तक रखें तो आपको लॉस कभी नहीं होगा। आप 4% पे बॉन्ड खरीद रहे हैं 10 साल के लिए, आप उसको रखे रहें, बेचे नहीं, 4% 10 साल तक आप लेते रहें, ठीक है। यहां से ये रेट जैसे ही 5% होगा, आपने 4% पे लिया है, आपको कैपिटल लॉस 1% नजर आएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगी आपकी, आप उसको इग्नोर करते हैं। 10 साल बाद, अच्छा, सारे जो बॉन्ड्स आपने खरीदे होंगे वो सारे 10 साल के नहीं होंगे, उनकी एक लेडर्स होती हैं। तो जो बॉन्ड पोर्टफोलियो है वो हर महीने, हर तीसरे महीने वो एडजस्ट अपवर्ड, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो वो अपवर्ड एडजस्ट होता है और आपका वो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस जो है वो एडजस्ट होता रहता है।
फिर जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाके नीचे आता है तो फिर आपका कैपिटल गेन शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पास होल्डिंग पावर है और आप 3-4% में अपना गुजारा कर रहे हैं और करते रहेंगे, वो लेगेसी छोड़ दें, तो वो रिस्क है आपका कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर खुदा ना खास्ता हमें अर्ली बुलावा आ गया, तो फिर वो जो बच्चे हैं हमारे लेगेसी के, वो बच्चे जो हैं वो जब उसको निकालेंगे तो फिर उस वक्त कैपिटल गेन हो या कैपिटल लॉस हो वो उस वक्त देखी जाएगी, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि आप अच्छा कोई बॉन्ड पोर्टफोलियो लें, रादर देन कनाडा का बॉन्ड पोर्टफोलियो लेने के आप यूएस का बॉन्ड पोर्टफोलियो लें तो आपको 1% 1.5% ऊपर इस वक्त भी मिलेगा, वो डिफरेंशियल आप कमाते रहेंगे। अच्छा, उसमें मैनेजमेंट फी बढ़ जाती है, उसमें मंथली सब्सक्रिप्शन, और अब यहाँ से बैठ के अगर यूएस का भी बॉन्ड मैनेज करते हो ना, कनाडा में आप कुछ नहीं दे रहे, यूएस में तो आपको हर महीने आपको वो देना पड़ता है, वो तो आपका जो 1% बढ़ेगा यहाँ से डिफरेंस आएगा वो तो उधर मैनेज हो जाएगा। नहीं, मैंने आपका सवाल गौर नहीं किया। नहीं, जब हम यहाँ से बैठ के मैं कोई कनाडा कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ जी जी, तो उस पे मेरे जो बैंक के जो चार्जेस हैं ना, उस पे जो उनके मैनेजमेंट की फीस हैं या जो भी हैं वो नहीं है या ना होने के बराबर है। या यहाँ से बैठ के अगर मैं यूएस में इन्वेस्टमेंट करता हूँ अपने किसी बैंक के जरिए से, एक तो मुझे मंथली फी देनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन, एक मुझे वो अपना जो है ना उनको उसकी ट्रांजैक्शन के वो देने पड़ेंगे, वो जो मुझे 1% अगर मुझे यहाँ से उधर ज्यादा मिल रहा है तो मुझे उससे ज्यादा का लॉस हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशो जो है वो आपको सेम ही पड़ती है, बाज़ औक़ात कम भी पड़ जाती है, बाज़ औक़ात ज्यादा भी पड़ जाती है, कोई सिवाय एक्सचेंज रेट के और कोई रिस्क है नहीं आपका अगर आप यूएस में करते हैं। उसमें भी सर मैं आपको बताऊं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, उसमें भी ये है कि अब कुछ ऐसे भी फंड्स हैं जो कि आपको कैनेडियन डॉलर हैज कर देते हैं, अगर आप यहाँ के बैंकों के साथ लें तो वो कैनेडियन डॉलर हैज कर देते हैं, एक्सचेंज रेट रिस्क आपका हैज कर देते हैं, और वो जैसे टीडी के पास एक फंड है वो डॉलर बेस्ड फंड है। अच्छा, मैं एक आखिरी चीज और भी आपको ऑप्शन बताता चलूं जो आप सीनियर्स के लिए है, खास तौर से अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, सेविंग्स नहीं है, खत्म हो गई है, अगर उनके पास घर है तो एक थोड़ा सा हम लोगों के लिए मायूब ऑप्शन है ये, बट अगर पैसे नहीं है और बच्चे भी कोई इस काबिल नहीं है कि आपको कर सकें, अगर आपके पास घर है तो एक रिवर्स मॉर्गेज का ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप रिवर्स मॉर्गेज में जा सकते हैं, उसमें कुछ बड़े अच्छी चीजें भी हैं, आप मंथली 2000-3000 की लिमिट लेके भी खर्च कर सकते हैं। उससे फर्क ये पड़ता है कि आप 5 साल में आपका घर की वैल्यू बढ़ती रहती है, वो आपकी इक्विटी बढ़ती रहती है, और जो आप पैसे लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट आप थोड़ा थोड़ा करके पे करते रहते हैं। उसमें रिवर्स मॉर्गेज में ये है कि फिर जब आप घर बेचेंगे तभी खत्म होता है, या आप खुदा न खास्ता चले ये बताएं कि कौन सी अच्छी कंपनी है इसके लिए, कौन सा अच्छा, वो तो हम बाद में देखेंगे जब अगर किसी को खुदा न खास्ता जरूरत पड़े। वैसे तो ये है कि ना पड़े तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर पड़ी जाए तो फिर आपके हालात देख के फिर कंपनी देखी जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा बहुत ही मतलब मेरे दिमाग में घूम रहा टाइम मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही देखिए मैं एक काम करता नहीं, हूं, इनको फिर से बुला लेंगे फिर से- और आप फिर किसी स्पेशल time- लोग जो है ना जो इसको बहुत अच्छी तरह एक सवाल ले लेना, भाई एक सवाल ले लेना। मेरे पास क्वेश्चन ये है कि ये हाइपोथेटिकली क्वेश्चन है कि अगर जैसे कि कनाडा जो है यूएसए की 51 स्टेट बनना चाहती है और रेफरेंडम होता है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? गो फॉर इट, नहीं, हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है। नहीं, वो फॉर इट तो है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम आराम से साउथ में चले जाएंगे और रहने लगेंगे, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी का वैल्यू तो घटेगी ना। देखिए जल्दी से ले लें और बेच दें, जितनी जल्दी बेचेंगे उतना फायदा, क्योंकि प्रॉपर्टी ने नीचे जाना ही जाना है। वहाँ जो घर 5 लाख का मिल रहा है यहाँ 1.5 का मिल रहा वही है। तो मैं कह रहा हूँ, तो हमने अगर जो इतना 30% पे किया लोग है, 30% लोग भी बेच रहे हैं, मॉर्गेज पे किया तो हम लोग तो लॉस में जाएंगे। तो सर, लॉस में हम नहीं लोग जाएंगे, को- फिर भी फायदे में होंगे। क्वेश्चन मेरा ये है कि फिर दोबारा हमें खरीद लेंगे। आपके उस हिसाब से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से, हमें उस रेफरेंडम में यस करना चाहिए या नो करना चाहिए? सर, मेरे हिसाब से इमिग्रेंट्स अरे हम भाई आपसे जहाँ से आप आए हैं चलिए ठीक है, देखिए हाँ क्या बात कर रहे हैं? मैं 1 मिनट तवज्जो चाहता हूँ प्लीज। चलो एग्री करेंगे मेरे को। मुझे अच्छा लगा, इतना इंटरेस्ट जनरेट हुआ। नहीं, अभी और बहस कर सकते हैं, ये यहीं पे हैं तो हाँ। आप क्या करें? आप इंडिविजुअल तौर पर इनसे अभी राब्ता कर सकते हैं, जरूर बुलाएंगे। आप वो लगा दीजिए ना, मैं नहीं, बड़ा ये genuine question है।
आप लोगों से गुजारिश है कि इंशाल्लाह इनको फिर तंग करेंगे। 1 साल लगा है मुझे इनको पकड़ के यहाँ लाने में। लास्ट टाइम आ रहे थे मगर कोई ऐसे मिस हो गया था जिससे नहीं, लेकिन मैं भी फॉलो अप करने में सारी क्रेडिट गोज टू हिम। नहीं अल्लाह का शुक्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह फिर इंटरेस्ट इतना देखने के बाद दोबारा इनको बुलाएंगे, दोबारा तकलीफ देंगे। ये आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब जरा सा एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, इनको जरा सा दे दीजिए। थैंक यू। नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।